तो इसको तो हटा देना। ये हटा दें, यार छोड़ रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट छोड़ दीजिए। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। सेटल है सारे। स्वागत कर लेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा बोल दीजिए, उसके बाद फिर सेटल टाइम में करें आप लोग ना। शुरू करें जी, चलिए। हाँ जी, अच्छा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण महोदय और आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आप सबने देखा है, पिछले 3 महीने से जो कोविड की लड़ाई है वो फ्रंट में कमांडरशिप का रोल उन्होंने अदा किया है। चाहे वो टेस्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने का मामला हो, चाहे वो सर्वेलेंस का मामला हो, चाहे वो क्वारंटाइन व्यवस्था को करने का मामला हो, चाहे प्रदेश के बाहर को लोग फंसे हुए लोगों को अंदर लाने का मामला हो, चाहे पॉजिटिव लोगों केयर का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की डायनामिक लीडरशिप में सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ है। और एज ए रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है राष्ट्रीय स्तर पर वन ऑफ द बेस्ट है in terms of the total number of cases or in terms of handling the affairs relating to COVID, in terms of the number of tests conducted per million of population. तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि हम सबको संबोधित। थैंक यू। इसको निकालिए, देखेंगे क्या होगा। मित्रों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। इस कोरोना वायरस के इस दौर में कई दौर पार करने के बाद हम यहां पहुंचे हैं और मैं समझता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के दौरान भी आपकी जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और जल्दी पहुंचाना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये वायरस का दौर जब से चला है, बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में लोगों को रहना पड़ा। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो सारी बातें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तय करती रही, आप समय पर उनको तो लोगों के बीच में पहुंचाते रहे और आपका माध्यम लोगों के लिए बहुत मददगार रहा। और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी आभार ना करूं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक सहयोग के रूप में रहा है। जो तय किया वो स्वीकार किया, संकट में भी, कठिनाई में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद इस वायरस से हमने लड़ना है, मिलकर के लड़ना है, उसमें उन सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। तभी जाकर के हम कुछ बेहतर करने की कोशिश में हम सफल रहे। और आज के इस पत्रकार वार्ता में मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी, होमगार्ड के हमारे कर्मचारी, जिन्होंने अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।
मित्रों, एक परिस्थिति है जो मुझे लगता है कि उसके बारे में सब लोग विदित हैं। जब ये वायरस चाइना से होकर के दुनिया में फैलने लगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा भारत भी इस बात को लेकर के चिंतित था कि ये वायरस आएगा तो क्या करना। ये भी सच्चाई है, ना दुनिया में इस वायरस से लड़ने की तैयारी थी, ना हमारे देश में, ना हमारे प्रदेश में। और ऐसी परिस्थिति में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। भले ही साधन की कमी रही होगी, सुविधाओं की कमी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत नेतृत्व जो भारत को उनके रूप में मिला है, उस नेतृत्व ने हौसला दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और जो उन्होंने कहा, जिस वक्त उन्होंने कहा, लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, उसको पालन किया। स्वाभाविक रूप से जब ये वायरस का दौर हमारे देश में आया और हमारे प्रदेश में भी आया, तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हमको स्वीकार करना होगा कि जो इस वायरस से लड़ने की जो चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें थी, उन तमाम चीजों के लिए अधिकांश रूप से हम चाइना पर, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, उस पर आधारित है। मास्क की सप्लाई बड़े स्तर पर चाइना से ही, पीपी किट की सप्लाई पूरी तरह चाइना पर आधारित थी। वेंटिलेटर्स की सप्लाई, उसमें भी मेजर सप्लाई चाइना के पास। चाइना में लॉकडाउन हो गया, चाइना में परिस्थिति खराब हो गई, वायरस पहुंचते पहुंचते देश में पहुंचा, प्रदेश में पहुंचा। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी कठिनाई उस वक्त देश को भी झेलनी पड़ी और प्रदेश को भी। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जहां पीपी किट हमारे देश में उस वक्त बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी, आज इस देश में लगभग 300 से ज्यादा यूनिट खड़े हो गए। मात्र 2 महीने में देश की पीपी किट की रिक्वायरमेंट जितनी है, उससे ज्यादा उपलब्धता हमारे पास आज मौजूद है। अपने पांव पर खड़े होना और संकट के दौरान खड़े होना, यह मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक सीख भारत को मिली है। जहां तक मित्रों हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं आपके बीच में कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जब हमारा कोरोना वायरस का सिर्फ एक मामला रह गया था। टोटल 40 मामले थे उस वक्त, और 40 मामले में से पॉजिटिव एक था, और उसकी भी संभावना ऐसी लग रही थी फर्स्ट वीक ऑफ मई। लेकिन इस बीच में एक बहुत आग्रह भी था और मुझे लगता था उसकी भी आवश्यकता भी है। हिमाचल के बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, संकट में थे, परेशानी में थे, बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, एक कमरे में जिंदगी बसर कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। वो बहुत बड़ा संकट था। ऐसी परिस्थिति में एक मानवीय दृष्टिकोण यह आवश्यक था कि जहां पूरे देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, हमारे हिमाचल के बच्चे अगर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं और उनके जीवन पर संकट है और उनके जीवन की रक्षा करने का दायित्व तो यह भी हमारे ऊपर है, उनको वापस प्रदेश लाना यह बहुत आवश्यक था। और हमने इसमें कोशिश की। हमने कोटा से बच्चे लाए, हमने दिल्ली से बच्चे लाए, हमने चंडीगढ़ ट्राई सिटी से बच्चे निकाले, हमने मुंबई से बच्चे लाए,
हमने गोवा से बच्चे लाए, बेंगलोर से बच्चे लाए, और उनके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिमाचल के रहने वाले थे, किसी काम से, किसी व्यवसाय से, किसी नौकरी की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, दूसरे जगह पर दूसरे प्रदेशों में थे, वो भी घर आना चाहते थे। और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, जब जीवन संकट में आदमी महसूस करता, तो उसकी एक भावना व्यक्त होती है कि मैं अपने परिवार के बीच में जाऊं, परिवार के बीच में रहूं, चाहे वो गरीब मजदूर है चाहे वो करोड़पति है, उसके मन की इच्छा होती है ऐसे संकट के दौरान मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई सभी चीफ मिनिस्टर्स की, तो चीफ मिनिस्टर्स की ओर से सबकी ओर से आग्रह था कि अब भले ही मामले बढ़ गए हैं, लेकिन इस मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हमको सब लोगों को जो जहां जाना चाहता है उनको मदद करनी चाहिए वहां जाने के लिए। और उस दृष्टि से हमने बहुत सारे लोगों को हिमाचल प्रदेश लाया, और ये जानते हुए भी हम कि जहां से वो लोग आ रहे हैं वहां से आने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ेंगे। हम ले आए, मामले भी बढ़े, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था इतनी मजबूत की थी कि जो लोग आए उनको घर में नहीं भेजा, उनको घर से पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की व्यवस्था की, वहीं पर ही उनको रोक करके रखा। और उसका परिणाम यह रहा कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में हम काफी हद तक, मैं कह सकता हूं काफी हद तक, मैं कह सकता हूं पूर्ण रूप से हम सफल हुए। हम 1,70,000 लोगों को दूसरे प्रदेशों से लेकर के अपने घरों में पहुंचाए, और लगभग 6,115 लोगों को हम ट्रेन से लेकर के आए हैं, जिस पर हमने लगभग 51 लाख रुपए खर्च किया। हमने बसों के माध्यम से लगभग 22,000 लोग लाए, और जिसमें लगभग 3.5 करोड़ के लगभग हमने खर्च भी किया। लगभग 2200 बसें हमने इसमें इस वक्त इसके लिए इस्तेमाल की गई, और लगभग 45,000 लोग जो है इनके माध्यम से हमने लाए, लगभग 3 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च किया गया। ये नहीं, इसलिए इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो दूसरे प्रदेशों में हिमाचल के हमारे रहने वाले फंसे होते उनको लाना बहुत आवश्यक था, इसलिए उनको लाया। जी हाँ, मैं एक मिनट में रिपीट कर लूं सारा। टोटल लोग जो लाए हमने 1,70,000 के लगभग हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आए हैं, और उसमें जो ट्रेन के माध्यम से लाए 6,115 लाए, और जिस पर हमने 51 लाख रुपए खर्च किया। जो बसें से लाए तो वो जो है वो 22,000 के लगभग हमने जो लोग लाए हैं, और बसेस के माध्यम से 45,000 नहीं, टोटल 45,000, और जिस पर जो है एक्सपेंडिचर जो है लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ ये हमारा इसमें ये एक्सपेंडिचर हुआ है। 13 ट्रेनें आई हैं। ये डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो वो डिटेल हम अलग से दे देंगे, मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा डिटेल जो है वो उधर है। अब जहां तक हिमाचल प्रदेश में एज ऑन टुडे जो कोरोना वायरस के जो मामले हैं बढ़ करके जो है वो थोड़े हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर हुआ वो, क्योंकि मामले स्वाभाविक रूप से जब आने थे, जब लोगों को लाना था तो वो बढ़ने ही थे। अभी तक हमारे पास लगभग 359, अभी लेटेस्ट कोई और आज 362 और एडिशन हो गई उसमें, 361 जो है हमारे पास जो है उसमें टोटल जो है वो केसेस इसमें आए हैं हिमाचल प्रदेश में, और उसमें
जो एक्टिव केस हैं वो 206 हैं। एक मिनट मेरे पास होगा यहां पर, एक्टिव 206 है। और उसमें दो तीन चीजों का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जो डेथ रेट है हमारी स्टेट में 1.52% है, एज कंपेयर टू जो हमारे नेशनल एवरेज है जो उसमें 2.48%। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि पहले जब हम इस हिमाचल प्रदेश में जब हम टेस्टिंग करने लगे तो हमारे पास सिर्फ 2 लैब थी। पहले एक भी नहीं थी, पहले उसके बाद फिर हमारे पास 2 हुई, 2 होने के बाद फिर उसके बाद फिर अब आजकल हमारे पास 5 है और 3 हम और को कोशिश कर रहे हैं कि 3 और भी हमारे पास हो जाएं। पहले हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी जब 2 लैब थी तो लगभग हमारा 130 और 150 के बीच में होती थी और अब हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में 1400 और 1500 की लगभग हो गई है। और जहां तक टेस्टिंग के बारे में मैं कहूंगा तो हमारे स्टेट में 4602 जो है हमारे पर मिलियन, वेयर एज इट इज 2762 टेस्ट पर मिलियन जो है वो नेशनल लेवल पर है। देश की तुलना में हमारी काफी ज्यादा उसमें बड़ी है। जो पॉजिटिविटी रेट जिसको हम बोल सकते हैं जो सैंपलिंग का है वो हमारा हिमाचल प्रदेश का 1% है एज कंपेयर टू 5.5% एट ऑल इंडिया लेवल। इसमें भी हम बेहतर हैं और रिकवरी रेट में भी हम काफी अच्छे हैं, 40% हमारा है। लेकिन इसमें मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से लोग लाए, जिसमें महाराष्ट्र से और खासतौर से महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली से 86 केसेस जो है वो जो दिल्ली के रहने वाले थे वो पॉजिटिव पाए गए। बड़ा कंट्रीब्यूशन जहां का रहा जिसका मैं कह सकता हूं। एंड 161 महाराष्ट्र का। ये जो टोटल फिगर मैंने बताई, नहीं तबलीगी तो अलग से है, ये जो माइग्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। तबलीगियों का भी कंट्रीब्यूशन वो रहा कि 26 नंबर उनका सीधा योगदान रहा है। 26 नंबर जो है वो, और एक स्थिति ऐसी थी कि 40 में से 26 वही थे। तो ये एक मोटी मोटी में फिगर का मैं आपके बीच में मैं जिक्र कर रहा था। तो एक्टिव केस इस वक्त मैंने बताया कि 206 हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारा जिस तरह से हमारा रिकवरिंग रेट चल रहा है तो उसमें बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में हो जाएगा। अभी जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और उसके बाद अब जो हमारा जो है वो अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है और इसमें जो हमने जो एग्जेम्पशन दी है, कुछ कंसेशन जो पर्टिकुलरली हमने विशेष तौर से जो रिलैक्सेशन दी हैं वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब लोग जानते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस दौरान जो है जिस प्रकार से हमने काम किया, फोकस करके काम किया, सब काम छोड़ करके हमको लगता था कि प्राथमिकता नंबर 1 आज की तारीख में यही है, उसी पर काम किया। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हमने ध्यान दिया भी नहीं। हमारे लिए हमारे प्रदेश के हर एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारा फोकस था कि हर एक नागरिक के जीवन की हम रक्षा कर सकें ऐसे संकट के समय में, उस पर हम काम करते हुए फोकस किए हुए थे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां तक एक सर्वे का जिसका जिक्र मैं कह सकता हूं, IANS सर्वे जो सी वोटर्स का सर्वे जो हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश अच्छी परिस्थिति में रहा है। ओवरऑल 7th रैंक पे रहे हम। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां पूरे देश भर में जो बीजेपी एनडीए रूलिंग स्टेट्स है उसमें
हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी चीफ मिनिस्टर के साथ की और जो हिमाचल के हमारे जो स्टेप्स उठाए गए थे उनकी चर्चा भी की। और यहां मुझे आप सबके बीच में यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिमाचल के कुछ अच्छे ऐसे जो हमने जो कदम उठाए हैं, जिसमें एसीएफ का जो पर्टिकुलर जो हम एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए जो हमने प्रोसेस शुरू की थी, उस प्रोसेस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा कि ये सभी प्रदेशों को करना चाहिए जो हिमाचल ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से सहमत हैं कि परफेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब कहीं न कहीं काम करते हुए कमी छूट रह जाती है, त्रुटियां भी, उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, विशेष तौर से जब प्रदेश इतने बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, कुछ मित्रों को हमने इस बात के लिए कहा कि भाई इस वक्त हमको इस वायरस से लड़ने दीजिए, आप सबसे लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस दौरान भी राजनीति ही की, राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। और बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि उस दल के, जो विपक्ष का दल है हमारा, जमीन पर किसी को मदद करते हमने उनको कहीं नहीं देखा। लेकिन 12 करोड़ रुपए का बिल जो है केंद्र को, अपनी पार्टी को भेज दिया कि ये पैसा हमको दिया, हमने इतना पैसा हिमाचल प्रदेश में खर्च कर दिया है और हमने इतने मास्क बांट दिए हैं, हमने इतने सैनिटाइजर बांट दिए हैं, हमने इतनी पीपी किट दी दी है। और तो मैं तो बोल रहा था, ढूंढ रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की, भाई मुझे भी वो पीपी किट देखनी है जो उनने सप्लाई की है। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र से वो पैसा अपनी पार्टी से लेकर के कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। 12 करोड़ रुपए का बिल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की ओर से अपनी पार्टी हाईकमान को भेजा जाता कि ये पैसा हम खर्च कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। वो लीक हो गया, मीडिया के माध्यम से हमको कहीं मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात, हम अनावश्यक रूप से, देखिए आप सबसे भी नहीं मिले, हम कहीं दूसरी जगह नहीं कहे, राजनीति की बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही, यह दौर उस काम के लिए नहीं है। यह दौर किसी और काम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर के लड़ने के लिए। लेकिन हमारे मित्र जो है वो इसी चीज को लेकर के करते रहे। आजकल सब जगह जाकर के शोर डालने की हम आंदोलन करेंगे, नीचे तक करेंगे। अरे जहां तक करना करिए, मैं उसमें कोई परवाह ही नहीं करता हूं। हम पर आरोप लगाया था विधानसभा के अंदर और कहा था कि पटवारी की भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को, इसको सीबीआई इसकी जांच करे। हमने कहा हम तैयार हैं। और विपक्ष के नेता उछल करके वहां विधानसभा के अंदर इस बात का जिक्र करते रहे कि महकमा आपके पास है। मैंने कहा हां मेरे पास है, आप चिंता मत करिए। और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि मामला सब जुडियस है, इसलिए माननीय सदन में यह चर्चा करना उचित नहीं है। और दूसरा, मामले की जांच हो रही है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होने दीजिए। जांच हुई, सीबीआई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हुई और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन की थी उसको खारिज कर दिया और एक भी उसमें अनियमितता नहीं पाई गई। अब क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता को? विपक्षी भूमिका है, मैं उस भूमिका को निभाने के लिए मैं कहता हूं आप निभाइए उसको। लेकिन हर जगह इस प्रकार से बेतुकी जिस प्रकार की बातें कहना कि घोटाला हो गया पटवारियों की भर्ती में,
और आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं इस बारे में उनको अब क्या कहना है। कोई जवाब नहीं है उनके पास। और आजकल जहां तक खासतौर से इस कोरोना के दौर में जब हम इस लड़ाई लड़ रहे, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो इसमें भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन कही, एक दिन भी कही, पहले भी यही बात कही, आज भी एक बात कर रहा हूं। कतई भी गुंजाइश नहीं है। और इस दौरान कोई भी आदमी अगर इस तरह की इसमें भ्रष्टाचार की कोई कोशिश करेगा, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता है। मैंने अधिकारियों को भी इस बात को स्पष्ट कहा है। किसी भी स्तर पर जो है चीज जो है वो कहीं भी अगर कोई गलत होगा तो वह बर्दाश्त के योग्य नहीं होगी। सैनिटाइजर का मामला आया, इससे पहले कि सैनिटाइजर की पेमेंट होती, वो बढ़ता, उसको ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते, उससे पहले ही मामला दर्ज किया गया और एक सुप्रीडेंट को सस्पेंड किया गया, 3 लोगों को चार्जशीट किया गया है, एक्शन लिया गया, विजिलेंस में एफआईआर दर्ज की। कोई गुंजाइश नहीं, बड़ा साफ कहना चाहता हूं मैं। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी परिस्थितियों में मानसिकता होती है, ये दौर है कुछ करने का, कुछ ऐसा करने का। वो गलतफहमी में, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, वो गलतफहमी में, और इस गलतफहमी को उनको निकाल देना। कोई गुंजाइश नहीं होगा, कहीं भी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, अगर इस दौरान कोई गलत कर दो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी साफ बात है। एक मामला और आया पीपी किट का, और उस पीपी किट के मामले को लेकर के जहां तक सरकार की जो परचेज की है, प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मामला 2 लोगों के बीच में है। और जब 2 लोगों की जो है वो जो कन्वर्सेशन, जो आपस में बातचीत जो है, जो वायरल हुई, एक ऑडियो जो लोगों के बीच में घूम रहा था, जिस मूवमेंट, जिस क्षण वो हमको पता लगा, दूसरे क्षण हमने जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश किया, एफआईआर दर्ज की। और उसी दिन डायरेक्टर हेल्थ को, मेरे विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का, उसमें जब हमने सुना कि हमको लग रहा है ये सारा मामला ठीक नहीं है, कार्रवाई की। यह हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्यथा ये कार्रवाई वही कर सकता है जो अपने आप में साफ है और पारदर्शिता के साथ काम करने वाला आदमी है, वही कर सकता है। अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती, डायरेक्टर हेल्थ को कोई नहीं पकड़ सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा ना होता। मामला विजिलेंस में चल रहा है, इंक्वायरी हुई है, सस्पेंशन उसकी हो गई। उनको गिरफ्तार करने के बाद वो रिमांड पर रहे। आगे की जांच का हम इंतजार कर रहे, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगली कार्रवाई जो होनी है वो कानून के आधार पर होगी। लेकिन हमने बड़ा साफ कहा, हालांकि उसी महीने रिटायर होने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि इसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं। हमने साफ कहा कि जो इस दौरान जहां हमको लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से भी योगदान दिया, मदद की, इस वायरस को रोकना है, लोगों की जान बचानी है, हमारे से इतना कर सहयोग आप तक पहुंच सकता है, हम यही सहयोग पहुंचाने के लिए आपके बीच में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी इस प्रकार से करे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई की हमने, जो कार्रवाई हम कर सकते थे, इससे बेहतर या इससे अलग तरह की कार्रवाई कोई दूसरी संभव ही नहीं थी। मित्रों, वो हुआ और आने वाले समय में आपको मालूम पड़ जाएगा उस सारे विषय को लेकर के, उसका परिणाम जब आएगा, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको जानकारी मिलेगी। अब उसके पश्चात आगे बढ़कर के एक पराकाष्ठा कर दी राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों ने। एक तो उनकी पार्टी के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा चली हुई है।
एक नेता आता है उसका मेमोरेंडम अलग से होता है, दूसरा आता है उसका मेमोरेंडम अलग होता है, तीसरा आता है उनका मेमोरेंडम अलग से होता है। वो उनकी पार्टी का विषय, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। तीसरा विषय जो है आगे बढ़ करके, वो विषय पिछले कुछ दिनों से एक पत्र आया, गुमनाम पत्र आया, जिस पत्र में जिक्र किया गया है कि वो परचेज हुई है, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर की जो परचेज हुई है, उस परचेज में लेटर है पास में कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। 3.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में। और जिसने वो पत्र, अगर उसमें हिम्मत होती तो अपना नाम लिखता, पता लिखता। और क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जब हमने सब विजिलेंस को बोला, सीआईडी को बोला, डीजीपी को बोला, हमने कहा ये संस्था कहां है, इसको ढूंढो, कहीं नहीं मिली। साइन किया नहीं है, पता कुछ नहीं है, एनोनिमस है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी साझा करना चाहता हूं कि हर रोज मुझे 5-7 पत्र ऐसे मिलते हैं जिसमें नाम और पता नहीं होता है। अपना स्कोर सेटल करने के लिए भेजे जाते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ। क्या वो सभी का हमको उस तरह से कॉग्निजेंस लेना है क्या? जब जिस आदमी में हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना नाम और पता बता सके, तो समझ लेना चाहिए कि ये सही बात नहीं है। मुझे अफसोस है उसके बावजूद भी कुछ मीडिया ने उसके बावजूद भी इसको प्रकाशित किया है। जबकि मेरे हिसाब से इस प्रकार के पत्र जो बिना एड्रेस के, बिना पते के आते हैं, उनको छापना चाहिए, नहीं छापना चाहिए, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और आजकल वो कांग्रेस के लोग इस सारे पत्र को लेकर के, चिट्ठी को लेकर के, सीपीएम के लोग सब मिलकर के जो है राज्यपाल महोदय जी के पास जा रहे हैं। और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। हम उन कांग्रेस के मित्रों को हम कहना चाहते हैं कि मदद करिए, अगर ये आदमी आपको मिल जाए कहीं, अगर आपके ही बीच में है तो ले आओ, नाम और पते के साथ लाओ तो सही। हम यहां हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। और जिस वेंटिलेटर की बात करें, उस वेंटिलेटर के बारे में मैं टेक्निकल चीज में धीमान जी को बोलूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हमने 9,19,000 रुपए में खरीदा, आज भी अगर जैम पोर्टल में जाएंगे तो उसकी कीमत 10,30,000 है। 30 मार्च को भी, एक मिनट में मैं चाहूंगा कि इसका टेक्निकल पार्ट आपके पास है, डिटेल इसकी टेक्निकल पार्ट के लिए मैं बोलूंगा, धीमान जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर मैं बाद में अपनी बात पूरी करता हूं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, वेंटिलेटर का ओवरऑल प्रदेश में बहुत शॉर्टेज था। आप सभी बात आप भी लिखते रहे, अब भी लिखते हैं, आप तो में कोई वेंटिलेटर नहीं। तो सरकार के स्तर से वेंटिलेटर क्रय करने के लिए निर्णय हुआ कि वेंटिलेटर ड्यू डिलिजेंस के बाद वेंटिलेटर क्रय किया जाएगा। तो 28 तारीख को डायरेक्टरेट हेल्थ में टेक्निकल कमेटी गठन हुई, जो एक्सपर्ट थे, डॉक्टर थे, जिनको इसका ज्ञान था। उन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशन फाइनल की और कौन सा वेंटिलेटर कोविड पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, उस टाइप का उन्होंने प्रोटोकॉल टेक्निकल तय किया। उन्होंने कहा कि ऐसा वेंटिलेटर जो अडल्ट और बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए और न्यू बॉर्न के लिए, सभी के लिए रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, ऐसा हमें सारे फीचर से एडवांस आईसीयू वेंटिलेटर ही चाहिए होगा, जो कोविड पेशेंट के लिए जरूरी होगा। तो उसके लिए उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर लेवल के हाई लेवल परचेज कमेटी हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गठित हुई। उन्होंने जब ये वेंटिलेटर की, इस ऐसे वेंटिलेटर की तलाश शुरू की, जैसे मैंने पहले ही प्रेस नोट में लिखा था कि जैम पे उन्होंने उसका प्राइस बड़ा पता किया। उस वक्त 30 तारीख को जो प्राइस जैम पे उसका है, उसका प्रिंट भी हमारे पास है, वो उसमें सेव्ड रहता है जैम पोर्टल में, कभी भी आप निकाल सकते हैं।
तो उसकी कीमत 9,90,000 थी। तो क्योंकि हमें वेंटिलेटर कई जिलों में 10 के 10 जिलों में आपको एक ही वेंटिलेटर मिले जिला अस्पतालों में, और सरकार में डेली बीसी होती थी जिलों के साथ, और तो बहुत चिंता होती थी वेंटिलेटर नहीं है पेशेंट की तरह जा करेंगे। तो जो कि कमेटी ने फिर जिस व्यक्ति का, जिस मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट जैम पे लोड था, उससे पूछा कि हमें 10 वेंटिलेटर तुरंत चाहिए, आप कितने समय में देंगे? तो उसने कहा कि और रेट में का कोई डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने, हमने अभी 20 तारीख को एक वेंटिलेटर सप्लाई किया 9,19,000 में, तो हम आपको 9,19,000 में अगले 15 दिन वेंटिलेटर सप्लाई कर देंगे। और सेम वेंटिलेटर का जो उड़ीसा का ऑर्डर था इन्होंने अध्ययन किया, उसकी स्पेसिफिकेशन जैम से मैच की, जो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी उससे मैच की। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। वेंटिलेटर हमारे पास 15 अप्रैल के आसपास आ गए, और बाकी उसके बाद 3 वेंटिलेटर के बाद आ गए। जब ये मामला उठा, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, अनोनिमस लेटर आया, मीडिया में सर्कुलेट हुआ, छपा भी, और हमारे पास भी, हमने भी कॉपी प्रक्योर की। तो हमने उस जो ये मैन्युफैक्चरर है ड्रगवेड ने उनके साथ पत्राचार किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पत्राचार किया, और पत्राचार किया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने लिख के भेजा, मैन्युफैक्चरर की मेल हमें आई है ड्रगवेड को, उन्होंने मेल में आपको शेयर करूंगा आप सबके साथ। उन्होंने लिखा कि ये जो आपका वेंटिलेटर है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उसके बाद 20 तारीख को, 20 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर प्लेस किया है, और उसकी जो कीमत है 16 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है 10,29,000 के, 10,30,000 के आसपास, और टैक्स मिला के हमारा भी उसी कॉस्ट आता है, हमारे समान ही लगभग रेट होता है। ये हरियाणा गवर्नमेंट जो लिया है वो 16 अप्रैल को लिया हमारे पास, तो वो भी हमने इनवॉइस मंगवाई है, हमारे पास इनवॉइस मंगवाई है। और उसके बाद जो 30 तारीख है, 30 तारीख को जैम पे जो अभी कल परसों का जो जैम का रेट है वो भी 10,30,000 है, तो वो भी हमने प्रिंट जैम से लिया, आप भी देख सकते हैं, कोई पब्लिक देख सकते हो, जैम के पोर्टल में सेव रहता है 30 का रेट। आज की डेट में भी वो उसी रेट पे अवेलेबल है जो 10,30,000 के आसपास। और इस कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये जो वेंटिलेटर के बारे में जो मेल में लिखा गया है एनोनिमस लेटर में, ये सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि ये जो वेंटिलेटर हमने आपको दिया है, ये आईसीयू वेंटिलेटर है, मैं पहले कहा अडल्ट बच्चों और न्यू बॉर्न की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, एडवांस आईसीयू वेंटिलेटर है। जबकि जो ये बिल लगा है साथ में, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने लिखा है कि ये जो 2.5 लाख की बात हो रही है किसी हरियाणा के हॉस्पिटल के लिए, ये वेंटिलेटर प्रयोग में लाने वाला नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट के तौर पर हमने कंपनी को ट्रांसफर किया था, सिक्योरिटी अगेन 2.5 लाख उसकी सिक्योरिटी थी। ये फंक्शनल वेंटिलेटर नहीं था, ये किसी हॉस्पिटल को बेचा नहीं जा सकता था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, मार्केटिंग के लिए उन्होंने रखा था हॉस्पिटल में। और उन्होंने लिखा है कि दिस यूनिट इशू टू अवर डीलर only for demonstration purpose, not to be sold। आगे लिखा यूनिट इज नॉट फॉर सेल टू कस्टमर। दिस प्राइस जो इसमें लिखा हुआ है केवल इट इज जस्ट ए सिक्योरिटी अमाउंट, जो डीलर बाद में रिटर्न कर देता है जब इसको वापस करता है, ये पब्लिक यूज के लिए नहीं है। और जो हमने आपको वेंटिलेटर दिया है वो जो ये एडवांस वेंटिलेटर है अडल्ट पेडियाट्रिक पेशेंट के यूज करने के लिए, इसलिए ये रेट हमारा जैम में लिखा है, आज भी कोई रेट है जो आपको पहले दिया है। तो इसलिए ये एनोनिमस लेटर सरासर झूठ, तथ्य पर आधारित ना होके केवल एक शरारतपूर्ण चिट्ठी थी जिसने एक सबको मीडिया में पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर आशा वर्कर तक सभी ने 3 महीने तक लगातार लगन के साथ काम किया, प्रदेश की जनता को सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पेशेंट की बेटर मैनेजमेंट के लिए, पेशेंट की क्वारंटाइन के लिए, पॉजिटिव पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस का मामला हो, सारे मामलों में प्रदेश का भारत का स्तर पे तारीफ हुई है। और आज हमारे प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों से काफी अच्छी है। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा 144 केस अगले 1 हफ्ते में आगे डिस्चार्ज होंगे, हमारी जो रिकवरी रेट है वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री होगी। और सारी व्यवस्था में मैं यही कहना चाहूंगा कि वेंटिलेटर प्रक्रिया में जो बेल मैन्युफैक्चर की है वो आपको हम दे देंगे। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हमने एक कमेटी गठित की है, उनको कहा है कि इस सारे विषयों को और जानकारी लें और इस मैन्युफैक्चर से भी और तय तक जाए, वो सारी रिपोर्ट भी आपको उपलब्ध कराएंगे। किंतु ये बिल्कुल ही तथ्य पर आधारित बात नहीं है, मैं इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए बात कितनी है, सरल भाषा में बोलूं मैं अपनी बात। हम वेंटिलेटर, उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी के जीवन को बचाता है। वो वेंटिलेटर उसकी बात कर रहे हैं जो डब्बा है, जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए बाहर लगाया जाता है, उसकी कीमत का जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद वो भी कहा ना कि इसको हम जो है इसकी जो जब उसको वापस करते हैं
जब नया उनका मॉडल आता है डिस्प्ले के लिए दूसरा जाता है तो वो डब्बा पुराने वाला जो है वापस करते हैं, तो उसका वो 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी हम वापस करते हैं। कहीं तो इस्तेमाल करो, उनको मैं कहना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं उनको, थोड़ा सब्र रखें, संयम रखें। बहुत जल्दबाजी में चीजों को इतना इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचने की परिस्थिति में कि उनको लगता है कि ये करने से हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर लोकतंत्र में उनको बोलने की आजादी है, वो हमें भी है। जब हम उनका अपना पक्ष रखेंगे लोगों के बीच में, तो जग हंसाई होगी उन लोगों की। हम उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी की जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासतौर इस वायरस के दौरान। और वो उस वेंटिलेटर की कीमत की बात कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर जो है हॉस्पिटल से बाहर, इंस्टीट्यूशन से बाहर कहीं डिस्प्ले के लिए लगाया जाता है, सिर्फ बाहर का डब्बा। और उनको भी कहना चाहता हूं, विपक्ष को भी इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर सही बात आपकी होगी, हम उस बात में जांच करने के लिए तैयार हैं। कतई भी परहेज नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे। और इसलिए हमने तय किया है कि जो एनोनिमस लेटर आया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, मानहानि का भी और क्रिमिनल केस भी साथ में करेंगे। और जो फॉर्जरी जिस प्रकार से उन्होंने वो करने की कोशिश की है, वो सारी चीज को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं तह तक पहुंचने की। चाहे वो आदमी कहीं भी हो, कोशिश तो ये करेंगे कि पताल से भी उसको ढूंढ लाएंगे। अगर आप सब मदद करें हमारी, तो मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करूंगा। कहीं आपको वो मिल जाए, कहीं किसी रूप में मिल जाए। क्योंकि जिस भावना के साथ हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जिस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, देखिए उस भावना का सम्मान जो है वो मैं मानता हूं कि सबसे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको जो है उसको देखते हुए उसको समझने की आवश्यकता है। जहां तक बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जहां तक पीपी किट के बारे में भी उन्होंने बात कही है, पीपी किट की प्रोक्योरमेंट में अभी तक जो हमने सारा रिकॉर्ड देखा है उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। लेकिन जो दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले सकते थे वो हमने लिया है। और वो एक्शन तभी लिया जा सकता जब आदमी अपने आप साफ हो। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब हमने व्यवस्था कर दी, हमने पारदर्शी तरीके से टेंडर करके रखा है। और टेंडर इसलिए किया है ताकि क्वालिटी और क्वालिटी के साथ साथ में रेट में जो है वो ठीक जेन्युइननेस उसमें रहे हमेशा, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए। और टेंडर के रेट में भी वो बहुत सस्ते रेट पर हमको जो है वो उसमें टेंडर हुआ है। और उसमें कितना 500 टैक्स मिलाकर 570 के लगभग 570 के लगभग जो है वो पीपी किट मिलने की। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, हम वहां से भी नहीं ले रहे हैं, टेंडर करके रखा लेकिन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अब आप पूछेंगे, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि शुरू में जो भारत सरकार का उपक्रम है एचएलएल जो है, वहां से सप्लाई हमको इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हमारे केसेस, पॉजिटिव केसेस कोरोना के बहुत कम थे, हम प्रायोरिटी पर नहीं थे। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, सप्लाई वहां ज्यादा हुई और उस कारण से हमको कम मिल रहे थे। ऐसी सूरत में हमने ये टेंडर किया। लेकिन जब एचएलएल की सप्लाई हमको सुचारू रूप से मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि एचएलएल की सप्लाई पूरी हमको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आईसीएमआर की जो है वो सर्टिफाइड है वो सारी, और उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं। वो हम आज तक जो है सारी की सारी प्रोक्योरमेंट उसी के माध्यम से अब ले रहे हैं, टेंडर से भी हम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं डिटेल में, क्योंकि हम पारदर्शी तरीके से इसमें काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, इस तरह के एनोनिमस लेटर, उनको मुकेश जी को मैं कहना चाहता हूं, 20 पत्र आपके खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ वो भी आते हैं, लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि जिस आदमी में हिम्मत नहीं है अपना नाम पता बताने का, तो उसमें मान के चलना चाहिए कि ये राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से जो है वो उसको एक किया गया है, नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया गया है। इसलिए हमने कहा कि नहीं,
इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करने की परंपरा भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं मित्रों कि हिमाचल प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ इस दौरान, कोरोना के इस वायरस के दौरान भी काम कर रही है, पहले भी काम करती रही। और ये इस प्रकार के आरोप जो सत्य पर आधारित नहीं है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। कहना एक बार दो बार समझ में आता है, लेकिन हर बार कहना, बार बार कहना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और इसके ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में हम सुनिश्चित करेंगे कि पारदर्शिता उसको जो है हम तो उसको कायम रखेंगे, चाहे जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी कहते रहें। और उसके साथ साथ में मेरा उन मित्रों से भी इस बात के लिए निवेदन है कि आप कोरोना वायरस के इस दौरान लोगों की सेवा करने में तो सफल नहीं रहे, उसमें आप लोगों का कोई योगदान रहा नहीं, उसमें आप लोगों ने अपने आप को कंसर्न फील नहीं किया। आप हमेशा हमको कोसते रहे। जब हिमाचल के लोग हिमाचल से बाहर फंसे हुए थे तब कहते थे कि उन लोगों को नहीं लाते। जब हमने लोग लाए, कुछ मामले बढ़े तो कहने लगे कि लोगों को क्यों ला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक दृष्टि से अपना कोई स्टैंड नहीं है। तो इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये दौर उस काम के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति का दौर आएगा तो उस वक्त उस चीज को हम देख लेंगे। और हम भी राजनीति में जब जाते हैं तो ठीक है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग तरह की होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। यही मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आज के इस सारी चीज को लेकर के कुछ बातें जो उनके दिमाग पे जो है वो जो डाली गई है, जो धुंधली पक्षी अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए उनको ठीक प्रकार से, अगर ये ली होती तो शायद मुझे लगता कि उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। इसलिए ये उछल कूद अच्छी नहीं है। और हर बात को लेकर के आप ये मान करके चलें कि हम शोर डालेंगे और उस शोर का परिणाम ये होगा कि आप सत्ता में आएंगे, वो गलतफहमी है। लोग जो है अपने तरीके से सोचते हैं, लोग अपने तरीके से सारी चीजों को करते हैं। तो इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और उनको हम सिरे से खारिज करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में राजनीति उनको बंद करनी चाहिए, खासतौर से इस कोरोना वायरस की लड़ाई जब तक हम लड़ रहे हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोरोना के संकट में अभी तक सर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहां तक पहुंची है? देखिए, आज सोशल मीडिया पे सर पोर्टफोलियो भी जारी हो गए हैं, उसमें आपके भाइयों का योगदान रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी वही बांध देते, मेरे लिए कोई काम ही नहीं रखते हैं, सब कुछ वही कर देते हैं आजकल। साहब आपने बोला कि ये बिना